अच्छा, आगे हम लोग ना नेफ्रोटिक और कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स को देखेंगे। पहले अपने पास आ गया मिनिमल चेंजेस। मिनिमल चेंजेस में क्या होता है कि जो अपने पास होते हैं ना पोर्स जो होते हैं, फूड प्रोसेसेस होते हैं, सिर्फ वो लॉस हो जाते हैं। फूड प्रोसेसेस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास देखें ना, ये अपने पास तो ये आप देखें, ये अपने पास बोमेन्स कैप्सूल है ये वाला सारा, और ये अपने पास यहाँ से पीसीटी शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये पीसीटी के सेल्स हैं जिनके मतलब ब्रश बॉर्डर होते हैं ना। अच्छा, तो ये जो होते हैं ना अपने पास बोमेन्स कैप्सूल, इसमें दो लेयर्स होती हैं। एक ये अंदर वाली जिसे हम कहते हैं अपने पास विज़रल लेयर, और ये साइड वाली होती है पैराइटल लेयर। तो अब होता ये है, जो विज़रल लेयर है ना, इसके ऊपर होते हैं ये पोडोसाइट्स। इनको पोडोसाइट्स भी कहते हैं। इनके अंदर ये फूड प्रोसेसेस होते हैं, छोटे-छोटे से ना फूड प्रोसेसेस। तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, और इस साइड पे आगे फिर ग्लोमेरुलस का जो ग्लोमेरुलस आता है अपने पास, ठीक है। तो ये स्टोरी होती है। जो हमारे पास है मिनिमल चेंजेस, इसके अंदर है ना ये फूड प्रोसेसेस लॉस हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ एक नेगेटिव चार्ज होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो भी खत्म हो जाता है। खैर, अच्छा, ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सीन है कि एक तो फूड प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, दूसरा ये स्टेरॉइड्स को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। स्टेरॉइड्स देने से ना बच्चा ठीक हो जाता है। और दूसरा सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया, कि इसमें ना सिर्फ एल्ब्यूमिन लॉस हो रही होती है, हर तरह की प्रोटीन नहीं लॉस होती है, सिर्फ एल्ब्यूमिन लॉस होती है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडल्ट्स के अंदर, और ये स्टेरॉइड्स को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर अपना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो है ये एचआईवी के साथ इसकी एसोसिएशन है। ये एचआईवी के पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात करें, आपको पता है डायबिटीज के पेशेंट में जो सबसे पहला चेंज आता है ना, जो सबसे पहला मसला आता है, वो आता है माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, ठीक है। माइक्रो एल्ब्यूमिन आना शुरू होती है यूरिन में। बाकी केमिस्ट्री विल्सन नोड्यूल्स बनते हैं, और बस। फिर मेरे पास आ गया रीनल अमाइलोडोसिस। अब अमाइलोडोसिस क्या होती है, इसको जरा आगे जब आएगा ना तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। खैर, अमाइलोइड कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इंसोल्यूबल कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और वो डिपॉजिट होती हैं बॉडी में, मुख्तलिफ जगह पे डिपॉजिट हो सकती हैं। और फिर वो इनका एक काम ये भी है कि वो किडनीज को इफेक्ट करती हैं, और कोंगो रेड स्टेन देती हैं ये, ठीक है, जब को स्टेन करते हैं। ऊपर से एप्पल ग्रीन बायफिंजेंस, तो ये इनके साथ क्लासिकल एसोसिएशन है। अपने पास आ गया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सिंपल सा पेशेंट होता है अपने पास, ग्रुप ए स्ट्रेप के साथ उसका पहले गला खराब होगा, इन्फेक्शन वगैरह होगा, और उसके कुछ हफ्तों के बाद उसको ना कोला कलर यूरिन आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको पता है, ये अपने पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है। इसमें एएसओ टाइट्रस करवाते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, है ना। तो वो एलिवेटेड होते हैं, और C3 का लेवल कम होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है रैपिडली प्रोग्रेसिव में, ये होता है कि ना बड़ी जल्दी आपका पेशेंट का ना जो जीएफआर है वो कम होना शुरू हो जाता है बड़ी जल्दी। विद इन आप कह लो विद इन डेज टू वीक्स ना गुर्दे बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इनकी अगर बायोप्सी करें ना, तो इनके अंदर ना आपको क्रिसेंट्स मिलते हैं, क्रिसेंट शेप से ना कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो उनको फिर आप मतलब इसकी एक फाइंडिंग है इसमें। तो इसमें वैसे कई टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो टाइप 1 के अंदर जो आती है एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज बनती है, और उसमें गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। और इसमें ना जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, और ठीक है, तो वो मसला करती है। अब यही बेसमेंट मेम्ब्रेन चूंकि लंग्स पे भी होती है, तो वो लंग्स पे भी जाके असर करती है। तो लंग्स में से आपके पास फीचर आएगा हिमोप्टिसिस, मतलब बलगम में खून आएगा। और दूसरा आपको बायो रीनल में से खून आ रहा होगा। तो जब हिमाचूरिया हो, हिमोप्टिसिस हो, तो आपने जाना है गुड पास्चर सिंड्रोम लगाना है आपने। लेकिन अगर एक होगा कि उसमें ना, एक तो यही है कि हिमोप्टिसिस होगी, साथ में हिमाचूरिया होगा, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कोई एसोसिएशन होगी, जिस तरह की ना वो बाज का सैडल नोज कह देता है, या नाक का कोई मसला, या साइनोसाइटिस, कुछ इस तरह के ना साथ में। और एक और फीचर देते हैं, अगर वो ये भी साथ में बता रहा है ना, तब आपने लगाना है वैगनर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो आपने ये लगाना है। फिर मेरे पास आ गया आईजीए नेफ्रोपैथी। यार आईजीए नेफ्रोपैथी में यूं सिनेरियो आता है कि इसमें अडल्ट्स को होता है मोस्टली। तो इसमें ये होगा कि अपने पास उसको जीआई इन्फेक्शन हुआ, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, और उसके कुछ दिनों बाद ना विद इन 1 to 2 डेज उसको हिमाचूरिया होना शुरू हो गया, एपिसोड हुआ। तो ये आईजीए नेफ्रोपैथी की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। फिर एल्पर्ट सिंड्रोम एक कोलेजन एसोसिएटेड बीमारी है। इसमें ना टाइप 4 कोलेजन का मसला होता है। अब टाइप 4 जो कोलेजन होती है ना, 4 अंडर द फ्लोर, टाइप 4 कोलेजन जो है ना, ये फ्लोर बनाती है, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है। तो मुख्तलिफ जगह की बेस बना रही होती है। और ये ना आंखों की कॉर्निया में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसके गुर्दों की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें भी है। और दूसरा जो अपने पास
कानों की ना उधर भी है, तो ऐसा पेशेंट होगा कि उसको सुनने में मसला होगा, कॉर्निया की डिसलोकेशन हुई होगी और साथ में उसको ग्लोमेरुलर होगा, तो आपने उसको वो एल्पर्ट सिंड्रोम का पेशेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं, पहला आ गया मिनिमल चेंज डिजीज, तो इसमें आपको पता है जो पोडोसाइट्स है वो खत्म हो जाते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज में प्रोटीनूरिया होता है और प्रोटीनूरिया होता है, सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन लॉस होता है और जो फूड प्रोसेसेस है वो खत्म हो जाते हैं। 14 साल का बच्चा है, उसको पहले बुखार वगैरह था, गला खराब था, ये इनकम्प्लीट सिनेरियो है, फिर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, तो वो कौन सा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। यहाँ आप इसमें आगे ना सारे देख सकते हैं, ये जो 3-4 एमसीक्यूज हैं, इसमें पहले आप देखें, एक बच्चा है, उसको सोर थ्रोट हुआ, ठीक है, फिर फिर उसको हिमाचूरिया हुआ, तो ये आ गया पीएसजीएन। 7 साल का बच्चा, सोर थ्रोट, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है और हिमाचूरिया है, तो ठीक है। 4 साल का कोला कलर यूरिन है और इसको ना पहले यहाँ के लिखा होगा कि इसको ये सोर थ्रोट भी हुआ था, ठीक है। यंग गर्ल है, फिटिंग एडिमा है और इन्फेक्शन भी हुआ था कुछ अरसे पहले, ठीक है। तो ये सारे अपने पास आ गए पीएसजीएन। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्मेशन किसमें होती है? ये होती है अपने पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, ये वाला भी अपने पास हो गया। तो ये 2 सवाल है। अब जो 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 बनते हैं ना ये अपने पास क्रिसेंट कैसे बनते हैं यार? क्रिसेंट में ये ना बाउमेंस कैप्सूल के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसमें होता ही ये है कि मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ तो उसकी वजह से ना पैरेटल इधर इधर पैरेटल सेल्स जो है ना वो प्रोलिफरेट करते हैं, ये वाले सेल्स हैं पैरेटल सेल्स, इनकी प्रोलिफरेशन होती है एक तो इस बाउमेन स्पेस के अंदर पैरेटल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है और साथ में फिर है ना इधर फिर मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं, वो भी इन मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और साथ में ना इधर से प्रोटीन आती है फिब्रिन, ठीक है, जो फिब्रिन प्रोटीन नहीं होती है जो क्लोटिंग बनाती है, क्लोटिंग फैक्टर क्लोटिंग बनाती है, तो फिब्रिन प्रोटीन है ना वो भी आ जाती है, तो फिब्रिन प्रोटीन भी आ जाती है। तो इस तरह ना इसकी जो क्रिस्टेंट बनता है वो इन चीजों में कंसिस्ट कर रहा होता है, एक पैरेटल सेल्स, फिब्रिन प्रोटीन और दूसरा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो क्रिस्टेंट बन रहा होता है ना, इसके अंदर ये चीजें आ रही होती है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है उसके टफ्ट को कंप्रेस कर देता है और फिर मसले बनते हैं। तो वो यही पूछता है कि क्या कि क्रिस्टेंट में क्या-क्या चीजें होती हैं, कि किससे बनता है, तो पैरेटल सेल से बनता है, ठीक है। एक जगह उसने फिब्रिन लीकेज लिखा हुआ है, इसमें साथ में मोनोसाइट्स मैंने आपको बताया वो भी होते हैं। फिर अपने पास आ गया एक पेशेंट है, उसको ये देखिए उसको ना खून बलगम में खून है और साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो ये गुड पास्चर है। अगर वो साथ में सैडल नोज बता दें, मतलब नेजल सेप्टम भी विलियन ये भी साथ में ऐड कर देगा, तब वो फिर वैगनर है, ठीक है। ये देखें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस साथ में बलगम में खून और नेजल लिए, तो ये क्या है, वैगनर। इधर भी देखिए नोज की नेक्रोसिस हो रही है, तो इस तरह कोई नाक वाला, इस तरह कोई ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई मसला साथ में बताएगा ना, तो आपने वैगनर लगाना है। अच्छा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो उसमें आपको माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया सबसे पहली जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यही है, माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया। फिर कहता है कि और आपको पता है डायबिटीज के अंदर आपको क्या मिलता है, किमिस्टीन विल्सन नोड्यूल्स। अच्छा, ये अपने पास आया, कहता है कि रीनल बायोप्सी करवाइए। वैसे ना ये अगले टॉपिक का एमसीक्यू है जिसपे ना वो बायोप्सी करके हमें बताता है कि किस तरह आपको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, तो क्या इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या-क्या मिलता है। तो जो टाइप 2 होती है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें ना बेसल मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो अभी इसको रट्टा मार लें, आगे जाके इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। फिर अपने पास आ गया, इसकी मुझे समझ नहीं, कहता है पेशेंट है उसको बीपी ज़्यादा है और उसका वो कॉम्प्लीमेंट लेवल उसके कम है, तो ये वाला है, ठीक है। तो इसका नहीं आइडिया। अच्छा, जो एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने देखा था फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस है कॉमन, और ये देखें ये इसको ना का वेस्टिबुलर नर्व का मसला है, डेफनेस है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है, साथ में प्रोटीन 1, तो ये क्या है चीज़ है, एल्पर्ट सिंड्रोम। अच्छा, फिर वो कहता है कि लाइट चेन डिपॉजिट्स लैम्बडा लाइट चेन डिपॉजिट्स ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस अमाइलोइडोसिस भी होते हैं। अच्छा हाँ, अमाइलोइडोसिस को डिस्कस करना था। अच्छा यार, जो अमाइलोइडोसिस है ना, जो सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस है, सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अमाइलोइडोसिस में यूँ समझ लो कि अमाइलोइड कुछ है ना एक एब्नॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि जाके ना मल्टीपल ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होती हैं, उनको इफेक्ट करती है, तो इसे कहते हैं सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। इसमें ना 2 तरह की हो सकती है, एक होती है एएल और एक होती है एए। एएल अमाइलोइडोसिस होती है, इसमें ना जो मतलब अमाइलोइड जो होता है वो ड्राइव हो रहा होता है, अमाइलोइड ड्राइव हो रहा होता है लाइट चेन से, ठीक है, लाइट चेन से, मतलब कि जो हमारे पास ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होते, उनकी लाइट चेन्स होती है ना, लैम्बडा या फिर कैप्पा ये 2 लाइन लाइट चेन्स होती है, तो इनमें से ना
इनकी मतलब जिस तरह की मल्टीपल माइलोमा की बीमारी होती है, उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है लाइट चेन्स की ना, तो उसमें फिर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं, एज़ अ रिज़ल्ट ये डिपॉज़िट होती हैं, तो इसको कहते हैं अमाइलॉइड ए। जो ए है, ये जो है ये अपने पास आ जाती है अमाइलोइडोसिस, जिसकी जो कि एसोसिएटेड एक्यूट फेज़ के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। मतलब एक्यूट फेज़ रेक्टिन के साथ ये है कि ये लिवर बनाते हैं। इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लिवर में। मतलब अगर किसी बंदे को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही हो ना, तो तो लिवर एक्यूट फेज़ रेक्टेंट्स बनाते हैं ना लिवर, कई तरह के हमें पता है, फेरेटिन भी जिनमें से एक है। तो इसी तरह अमाइलॉइड भी बनाता है, अमाइलॉइड एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं सीरम अमाइलॉइड ए। ठीक है, सीरम अमाइलॉइड ए। तो खैर ये भी एक अमाइलॉइड प्रोटीन है, ये भी मिसफोल्डेड होती है और जाके मल्टीपल जगह पे डिपॉजिट करती है। तो बेसिकली इसका काज क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और लिवर बना रहे हैं। ये है इसका जो दूसरे वाली है, इसका काज क्या है कि ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना एब्नॉर्मल, वो बना रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह के मल्टीपल माइलोमा के केस में। तो खैर बाकी चीज़ें इनमें यही है कि जाके मल्टीपल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगी। किडनीज़ इनमें से मोस्ट कॉमन है, ठीक है? किडनीज़ को मोस्ट कॉमनली इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा इन दोनों में ही वो जो कोंगो रेड स्टेन हम देख के आए थे, इन दोनों में ही आता है, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी इनके हवाले से। अच्छा, इसमें अपने पास आ गया कि जो लैम्ब्डा लाइट चेन है, अब समझाइए ना, जो लैम्ब्डा लाइट चेन ये उसकी बात हो रही है, अमाइलॉइड एल की, इस वाले टाइप की बात हो रही है। तो इसमें ये माइलोडोसिस में आपको मिलेगी, और माइलोडोसिस में प्लाज्मा सेल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, उसके अंदर क्या होता है कि कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है? अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन, लैम्ब्डा या फिर कैप, ये इन्वॉल्व होती है। फिर अपने पास आ गया कि अमाइलोइडोसिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? या रेक्टल बायोप्सी से आप इसका डायग्नोसिस करते हो, क्योंकि कर सकते हो, मतलब वैसे तो आप किडनी का भी ले सकते हो बायोप्सी, या लिवर की भी ले सकते हो, लेकिन वो ना फिर वो बड़ी इन्वेसिव हो जाती है, ठीक है? ये है कि ये एक तो लेना आसान है, और दूसरा इस पे आपको बड़ा ज़्यादा चांस होता है कि लाइक आपको ना पॉजिटिव, मतलब ना इसकी 80% सेंसिटिविटी है, सही है? 80% सेंसिटिविटी लेना भी, और सैंपल लेना आसान है, तो मतलब ये एक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सही है? उसके अलावा मेरे पास आ गया अमाइलोइडोसिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन? किडनीज को मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है। 5 साल का बच्चा है, जनरलाइज्ड एडीमा है, तो यूरिनरी प्रोटीन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल चॉइस, मतलब वो ये वैसे केस उसी का है, क्या कहते हैं उसे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, मिनिमल चेंजेस इसका पेशेंट है, और ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फीट एडीमा है, हाइपोप्रोटीनीमिया। तो वो कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या काज होता है एडीमा का? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। ये वाले एमसीक्यूज हो गए। ये भी हाँ, ये क्या है कि ये फिजियो का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू कैपिलरी वॉल बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस इज कंट्रोल्ड बाय एल्बुमिन, ठीक है? प्रोटीन्स कंट्रोल करती है जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर डेवलप करती है। अ चाइल्ड एपैथिक है, एडीमा है, स्किन है, एल्बुमिन, ये कोई खास नहीं है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस है। प्राइमरी फोर्स, कौन सी फोर्स है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कराती है? वो फिल्ट्रेशन है। इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनते हैं ना, फिल्ट्रेशन की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। A female with purpura, proteinuria, dry mouth, burning sensation in hand and feet, mixed cryoglobulinemia। यार ये ना असल में क्रायोग्लोबिनीमिया, अब एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ बन जाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बन जाती हैं कुछ एबनॉर्मल सी, ठीक है? और वो क्या करती हैं, वो कोल्ड में एग्लूटिनेट कर जाती है, और रीवार्म करो तो वो ठीक हो जाती है दोबारा, मतलब वो डी मतलब अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, डिजोल्व कर जाती हैं। और अब इस इसमें वेस्कुलाइटिस होता है और मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है? खैर उसने अभी ये एक वैसे प्रेजेंटेशन उसकी कुछ फीचर्स दे दिए हैं, जिस तरह की पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ये परफेरा वगैरह, प्रोटीनूरिया, किडनीज भी इन्वॉल्व हो रही होती है ना, तो खैर इसमें मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनेमिया आ गया, बड़ा अजीब सा एमसीक्यू से। बाकी हार्ट फेलियर के अंदर सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से वो वर्स होते हैं, ठीक है? अब इतना ही करते हैं।